टर्म पिछली टर्म से क्या हो, छोटी या बराबर। ठीक है, ये डिक्रीजिंग हो गया। फिर इसमें भी एक और कैटेगरी होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखिए, उसमें जैसे ऊपर इक्वल साइन हट गया था, उसमें भी इक्वल साइन हट जाएगा। निरंतर ह्रासमान अनुक्रम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक है। तो कोई अनुक्रम xn निरंतर ह्रासमान अनुक्रम कहलाता है यदि अनुक्रम कहलाता है यदि प्रत्येक अगली टर्म पिछली टर्म से एग्जैक्टली लेस देन हो, छोटी, अर्थात x1 गेट लेस देन x2 लेस देन x3 ऐसे हो, यानी प्रत्येक अगली टर्म पिछली टर्म से एग्जैक्टली छोटी हो। अगर ऐसा होता है तो सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस कहलाता है, ह्रासमान या वर्धमान सीक्वेंस। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल अपन को सीक्वेंस का दे रखा है n/n+1। एग्जाम्पल दे रखा है अपन को xn इक्वल टू दे रखा है n/n+1। इसको चेक करना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है। तो वैसे तो पता लगेगा नहीं, इसका रेंज सेट बनाए अपन, तो रेंज सेट बनाए तो क्या बनेगा, देखो रेंज सेट बनाए तो 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, ये रेंज सेट बनेगा। लेकिन अपन इसमें कह नहीं सकते कि कौन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसका दूसरा तरीका है, जैसे आप लोग ऐसे नहीं बता सकते कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप क्या कीजिए कि एक तो xn तो है ही, एक अगली टर्म और निकाल दीजिए, इसका नेक्स्ट टर्म xn+1, तो ऊपर n+1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा n+2। अब फिर इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। किस किस का डिफरेंस निकालोगे, xn+1 माइनस xn का डिफरेंस निकाल दीजिए। ये अगर ग्रेटर देन आएगा तो इंक्रीजिंग और लेस देन आएगा तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। तो देखो क्या, दोनों का डिफरेंस निकालो, n+1 अपॉन कितना n+2 माइनस n अपॉन कितना हो गया n+1। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ रहा है n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा n+1, तो ये n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह मल्टीप्लाई होगा n इंटू कितना हो जाएगा n+2 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो नीचे वाला एज इट इज चल रहा है, n+1 मल्टीप्लाइड में कौन है n+2, इनका होल स्क्वायर खोलें अपन तो n² प्लस 2n+1 माइनस n² माइनस का 2n, n² से कौन कट गया n² कट गया, 2n से कौन कट गया 2n कट गया। तो रिमेनिंग जो है 1 अपॉन कितना बच रहा है n+1
इंटू एन प्लस टू, एन ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो एन प्लस वन पॉजिटिव, एन प्लस टू पॉजिटिव और वन अपन जानते हैं तो ये ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। दैट इज क्या निकल के आ रहा है, दैट इज निकल के आ रहा है अपन के एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एक्स एन को उधर ले जाइए, एक्स एन को उधर ले गए, इसका मतलब एक्स एन प्लस वन से छोटा है एक्स एन फॉर ऑल एन प्लस वन। एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन कितना है, एक्स एन। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक अगली टर्म एक्स एन ये बड़ी होती, ये अगली वाली होती है, प्रत्येक अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। इसका मतलब क्या है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम, निरंतर वर्धमान अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम, निरंतर। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखें जैसे कि तो क्या है, जैसे एक्स एन इक्वल टू वन अपॉन एन जो अपन पहले से लेते आए थे, पहले भी काफी बार उसको देख चुके हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, एक्स एन इक्वल टू वन अपॉन एन, तो इसका देखें तो इसका भी निकाल लीजिए, एक्स एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन कितना हो गया एन, एलसीएम कितना आ गया आपके एन इंटू एन प्लस वन, तो यहाँ पे एन माइनस वन, एन से एन कट गया तो ये कितना आ रहा है माइनस का वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, नीचे वाला पॉजिटिव है नेचुरल नंबर तो ये छोटा आ गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कितना कैपिटल एन। दिस इंप्लाइज दैट क्या निकल के आ रहा है कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या है कि एक्स एन प्लस वन छोटा बराबर है एक्स एन से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, या दैट इज इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स एन से छोटा बराबर है कौन, एक्स एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी प्रत्येक अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है, एग्जैक्टली छोटी है, तो अपन इसको कौन सा सीक्वेंस कहेंगे, निरंतर ह्रासमान अनुक्रम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली कौन सा कहेंगे, डिक्रीजिंग क्या कहेंगे, इसको सीक्वेंस कहेंगे अपन। ठीक है, तो ये वाला हो गया। हालांकि इसके बारे में ऐसे भी कह सकते हैं अपन, इसके बारे में तो ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि पहले 1/2 फिर 1/3 फिर 1/4 इसका रेंज सेट ऐसे था, तो यहाँ से भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ से कहना थोड़ा प्रॉपरली नहीं होता। प्रॉपरली वे यही होता है कि उसकी एनवी टर्म देखो और उसकी अगली टर्म देखो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। इसके बाद डेफिनेशन आती है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस अनुक्रम का सीमा बिंदु, ध्यान देखना, अनुक्रम का
सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो ये क्लियरली है, अगर किसी सीक्वेंस के, सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म होती है, अगर किसी सीक्वेंस का एक पॉइंट लें अपन और एक पॉइंट के आसपास में, उसके नेबरहुड में, उसके आसपास में अगर किसी सीक्वेंस का जो रेंज सेट होता है उसके बहुत सारे एलिमेंट हो, बहुत सारे अवयव हो, तो उसको कहेंगे सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस का सीमा बिंदु। तो सबसे पहले तो प्रतिवेश नेबरहुड क्या होता है? तो नेबरहुड ये होता है, देखो रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो नेबरहुड ये होता है, ये रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये नेबरहुड फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं अपन। अब कोई रियल नंबर ले लिया अपन ने, अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो इसका नेबरहुड बनाना है। तो इसका नेबरहुड क्या बनेगा? कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वेरी स्मॉल नंबर है, जितना चाहे उतना छोटा ले सकते हैं, स्मॉल नंबर। तो कोई ये अपन ने चूज किया, फिर एप्सिलॉन ऐसे ऑफ प्लस एप्सिलॉन, और ये इधर लिया माइनस एप्सिलॉन। तो जो ये आपके जो ये इंटरवल बन रहा है, ओपन इंटरवल जो बन रहा है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, अल्फा का क्या कहलाता है? प्रतिवेश सामीप्य या नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ अल्फा, शॉर्ट में नेबरहुड को ऐसे लिखते हैं, नेबरहुड कहलाता है अल्फा का वाई एप्सिलॉन। तो इसको लिखा हुआ देखोगे आप किताब में ऐसे, अल्फा एप्सिलॉन और ऐसे लिखा देखोगे, नेबरहुड ऑफ अल्फा बाई एप्सिलॉन, यानी वो स्मॉल नंबर क्या होता है? एप्सिलॉन। तो ये जो ये ओपन इंटरवल होता है कि स्मॉल नंबर के अल्फा के इधर और इधर वाले सारे नंबर्स को कलेक्ट करे रियल लाइन पर, एक ओपन इंटरवल बनाए अपन, तो ये ओपन इंटरवल कहलाता है नेबरहुड ऑफ ए अल्फा, ठीक है। तो अपन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या है? लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। तो मैंने क्या कहा कि रेंज सेट जो होता है सीक्वेंस का, ये xn, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn, ये बहुत सारे होते हैं। तो कोई पॉइंट, कोई नंबर जो है उस सीक्वेंस का, रियल नंबर, सीक्वेंस से बाहर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस का, कोई भी रियल नंबर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है, सीमा बिंदु कहलाता है, यदि उस पॉइंट जिसके बारे में अपन बात, उसका एक नेबरहुड बनाएंगे भाई एप्सिलॉन, ऐसा नेबरहुड, और उस नेबरहुड में यानी उस पॉइंट के अड़ोस पड़ोस में, देखो इसके दाईं ओर और इसके बाईं ओर, अड़ोस पड़ोस में, तो इसके अड़ोस पड़ोस में दाईं और बाईं ओर में अगर उस सीक्वेंस के देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, neighborhood of alpha contains infinite number of terms of the range of the sequence, सीक्वेंस का जो रेंज है अगर उसके इन्फिनिट एलिमेंट्स, अनंत अगर अवयवों को कंटेन करता है अल्फा का नेबरहुड, यानी इसके पड़ोस में इसके अनंत इन्फिनिट एलिमेंट्स जिनको काउंट ना कर सके, देन अल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ क्या? सीक्वेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो नेबरहुड अपन ने देख ही लिया, अनुक्रम का सीमा बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट है ये इस टॉपिक का, लिमिट पॉइंट, अनुक्रम का सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट ऑफ, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो किसी कोई वास्तविक संख्या या किसी वास्तविक संख्या अल्फा, किसी वास्तविक संख्या अल्फा बिलोंग्स टू आर, अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाती है यदि
कहलाती है यदि किसी, तो कोई कर लो, किसी की बजाय कोई कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो, एक वास्तविक संख्या भी कर सकते हो, कोई कर लो, एक कर लो, किसी नहीं आएगा। फिर एक वास्तविक संख्या अल्फा बिलोंग्स टू आर अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु कहलाती है यदि ए रियल नंबर अल्फा बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इफ अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में ईच नेबरहुड ऑफ अल्फा, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में नेबरहुड चलो शॉर्ट में लिख दो, नेबरहुड ऑफ अल्फा में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो। क्या हो? अनंत पद विद्यमान हो। अगर इन इंग्लिश देखें तो ए रियल नंबर अल्फा बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। उस सीक्वेंस के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करे? इनफाइनाइट। दैट इज एनी अल्फा कहलाएगा यदि, दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू आर एक्स एन का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि कहलाता है यदि और केवल यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन में एक्स एन के सीक्वेंस एक्स एन के अनंत पद विद्यमान हो। ये इन मैथमेटिकल हो गया, विद्यमान हो, ये नेबरहुड हो गया मैथमेटिकल। इसको खोल के देखें, अपन सरल करके देखें तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देखिए इसको खोल के देखें तो ये बनेगा एक्स एन माइनस एल्फा किससे छोटा हो? एप्सिलॉन से, और किससे छोटा हो? माइनस एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। मॉड का मतलब यही होता है, ठीक है। एल्फा ऐड कर दो तो एल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन एल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये ओपन इंटरवल की डेफिनेशन होगी। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स एन बिलोंगिंग टू एल्फा माइनस एप्सिलॉन और एल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये हो गया एल्फा का प्रतिवेश नेबरहुड, एल्फा का प्रतिवेश नेबरहुड ऑफ क्या हो गया? एल्फा। तो एल्फा जो है इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अब वहां से आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, यहां से समझ जाओगे कि इसका जो ये नेबरहुड है एल्फा का, इसमें उस सीक्वेंस के देखो एक्स एन बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल एन। कितने टर्म्स हो? इनफाइनाइट टर्म्स अगर उसमें बिलोंग करते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट, अन्यथा लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। नोट, यहाँ पे पहला नोट ये है, यह आवश्यक नहीं है
कि सीमा बिंदु जो है किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु उसी का अवयव हो। जरूरी नहीं है, मैं अभी एग्जाम्पल देके बताऊंगा। यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि अनुक्रम का सीमा बिंदु उसी का अवयव हो, उसी का अवयव हो या बिंदु हो। बाय एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखें तो xn इक्वल टू 1/n, इसका रेंज सेट बनाओ तो रेंज सेट में क्या बनेगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट डॉट। रियल नंबर्स पे ऑन द रियल लाइन ये होता है, ये ले लेते हैं जैसे माइनस इन्फाइनाइट और ये प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ बीच में होता है 0। तो सारे नंबर देखो, हालांकि 1 से छोटे हैं, यहाँ 1 लेते हैं तो सारे 1 से छोटे हैं, लेकिन जो सारे नंबर है वो किधर की ओर आ रहे हैं? 0 की तरफ आ रहे हैं। तो जो 0 का जो नेबरहुड होगा, कोई भी प्रत्येक नेबरहुड जो होगा उसमें इसके कितने टर्म्स होंगे? इनफाइनाइट। तो xn इक्वल टू जो 1/n है, इसका जो सीमा बिंदु है वो कौन है? 0। 1 नहीं है, 1 से तो दूर जाते जा रहे हैं, किसके नजदीक जा रहे हैं? 0 के। तो xn का सीमा बिंदु 0 होता है, जो कि अनुक्रम का नहीं है, अनुक्रम का अवयव या अनुक्रम का बिंदु नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट है उसी का पॉइंट हो, अनुक्रम से बाहर का है। 0 इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन 0 इसका कौन सा पॉइंट है? लिमिट पॉइंट है। 0 इसका कौन सा पॉइंट है? लिमिट पॉइंट है। किसी अनुक्रम के सीमा बिंदु फाइनाइट भी हो सकते हैं और क्या भी हो सकते हैं? इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी अनुक्रम xn के सीमा बिंदु परिमित या अपरिमित हो सकते हैं। पहले परिमित का एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, xn इक्वल टू -1 की पावर n, xn इक्वल टू क्या? -1 की पावर n। इसका अगर रेंज सेट बनाएं अपन xn, तो -1, 1, -1, 1, -1 डॉट डॉट डॉट, ये वाला। इसमें देखें तो 2 ही नंबर्स आ रहे हैं बार बार, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, लेकिन कितनी टाइम्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसके 2 सीमा बिंदु है, कौन कौन? इसके 2 सीमा बिंदु कौन कौन है? -1 + 1 xn -1 की पावर n के सीमा बिंदु हैं। 2 हैं, क्योंकि इनका जो नेबरहुड बनाओगे तो नेबरहुड में जो -1 है या +1 है कितनी बार आएगा? इनफाइनाइट बार। हालांकि है नंबर एक ही, लेकिन कितनी टर्म्स बार है? इनफाइनाइट टर्म। तो इसके 2 सीमा बिंदु होते हैं, -1 और 1। और ये तो हो गए फाइनाइट, एक से ज्यादा भी हो गया और फाइनाइट भी हो गया। फिर आता है इनफाइनाइट की बात आती है। तो इनफाइनाइट का कैसे पता लगता है? तो एवरी रियल नंबर, ध्यान से देखना, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। इनफाइनाइट बता रहा हूं। एवरी रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर बड़ा होता है r q से। एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर।
तो रैशनल नंबर जो होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसके लिमिट पॉइंट की संख्या, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल नहीं, ये तो काउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, इनफाइनाइट होता है। तो किसी जो सेट होता है, किसी समुच्चय जो होता है, उसके कितने भी लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं इनफाइनाइट। ये अपन यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे कि कैसे इनफाइनाइट होते हैं, वो यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। वहाँ पे डेंसिटी थ्योरम चलती है, वहाँ पे कहता है कि दो रैशनल्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल्स होते हैं, और इरेशनल वास्तविक संख्याएं होती है, इरेशनल अपरिमेय होते हैं। दो डिफरेंट रेशनल्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल्स होते हैं, दो डिफरेंट इरेशनल्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स होते हैं, डेंसिटी थ्योरम होती है। तो वहाँ से पता लगता है कि जो इसका लिमिट पॉइंट बढ़ाएंगे उसमें कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो प्रत्येक रियल नंबर जो होगा इसका लिमिट पॉइंट होगा, और प्रत्येक रियल नंबर लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब इसके जो सीमा बिंदुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे इनफाइनाइट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं।